Hello everyone, today we start our new chapter which is nothing but the oscillation from your new board syllabus. It is your 5th chapter. So before start this lesson we see some definitions which is related to with our today's topic. जैसे सबसे पहले हम oscillation देखने के पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि जब तक अगर आपको पता नहीं है कि मोशन के कितने कितने डिफरेंट टाइप्स है तब तक हम इसको स्टडी नहीं कर सकते. तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम देखने वाले हैं विच इज़ नथिंग बट द टाइप्स ऑफ मोशन. देखो स्टूडेंट, मोशन दो तरीके के होते हैं. एक होता है नॉन रिपीटेटिव मोशन और सेकंड होता है रिपीटेटिव मोशन. सो फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा? नॉन रिपीटेटिव मोशन. और सेकंड हमारा कौन सा मोशन होता है? रिपीटेटिव मोशन. अब नॉन रिपीटेटिव मोशन किसे कहा जाता है? देखो ये वर्ड ही खुद को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है. नॉन रिपीटेटिव का मतलब क्या होगा? विच डू नॉट रिपीट इटसेल्फ इन अ टाइम. अगर हम कोई चीज़ लेते हैं, जैसे कि अगर आपके पास रॉड है, उस रॉड को अगर हम ट्विस्ट कर देते हैं, ट्विस्ट करने के बाद वो अपने फिर से वो ट्विस्ट होता है क्या? नहीं होता. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिपीटेटिव मोशन. तो नॉन रिपीटेटिव को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? विच do not repeat itself in given time, which is nothing but the non repetitive motion. जो खुद को क्या नहीं करता? रिपीट नहीं करता. ऐसे टाइप के जो मोशन होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? नॉन रिपीटेटिव मोशन. सेकेंड हमारा कौन सा होता है? रिपीटेटिव मोशन. अब रिपीटेटिव मोशन किसे कहेंगे? यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया? नॉन. अब यहाँ पे आपको नॉन वर्ड दिखाई दे रहा है क्या? नहीं. सो ये हमारा क्या रहेगा? रिपीटेटिव मोशन मतलब क्या रहेगा? विच रिपीट इटसेल्फ इन अ गिवन टाइम. जैसे कि अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो हम फैन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पे वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. एक ही चीज कंटिन्यूअसली हो रही है, बार बार वो चक्कर लगा रहा है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिपीटेटिव मोशन. अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो प्लैनेट का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. प्लैनेट में भी वो जो रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन, सो वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व हो रहा है, तो वो भी हमारा क्या रहेगा? रिपीटेटिव मोशन. तो रिपीटेटिव मोशन हम किसे कहेंगे? विच रिपीट itself in given time. अब जो भी हमारे नॉन रिपीटेटिव और रिपीटेटिव मोशन होते हैं उनको फिर से क्लासिफाई किया जाता है दो तरीके से. जैसे नॉन रिपीटेटिव जो मोशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक मोशन होता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन और सेकंड हमारा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है. वैसे ही रिपीटेटिव मोशन के दो टाइप्स होते हैं, मतलब उनको क्लासिफाई किया जाता है दो तरीके से. एक होता है हमारा रोटेशनल मोशन एंड सेकेंड होता है हमारा कौन सा? ऑक्सीलेशन, जो आज हम स्टडी करने वाले. देखो आ गया वर्ड यहाँ पे ऑक्सीलेशन, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया टाइप्स ऑफ मोशन, क्योंकि डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भी हमारा ऑक्सीलेशन है वो कौन सा मोशन है? रिपीटेटिव मोशन. तो जो भी हमारा मोशन है उसको हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं. एक होता है हमारा नॉन रिपीटेटिव मोशन, जिसका हमें फिलहाल इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है. सेकेंड हमारा कौन सा होता है? रिपीटेटिव मोशन. नॉन रिपीटेटिव किसे कहेंगे? विच डू नॉट रिपीट इटसेल्फ इन अ गिवन टाइम. इसके दो टाइप्स होते हैं. एक होता है हमारा रेक्टिलिनियर और सेकंड होता है हमारा प्रोजेक्टाइल. वैसे ही जो भी हमारे रिपीटेटिव मोशन है इसको भी क्लासिफाई किया जाता है दो इसमें. फर्स्ट होता है हमारा रोटेशनल मोशन और सेकंड होता है हमारा ऑक्सीलेशन. अब हम देखते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहेंगे. देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है लीनियर. लीनियर मीन्स क्या होता है? स्ट्रेट. लीनियर का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेट. तो रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहेंगे? विच इज इन स्ट्रेट लाइन. जैसे अगर हम कंसिडर करते हैं एक हमारे पास रोड है, उस रोड के ऊपर एक बाइसिकल है.
वो बाइसिकल क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन परफॉर्म कर रही है। सो ऐसे टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, जो हमारा कहाँ पे रहेगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहेगा। क्लियर है। सेकेंड हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहेंगे, अगर आपके पास एक बॉल है, उस बॉल को अगर हम थ्रो करते हैं कहाँ पे, कहाँ से, अर्थ सरफेस से, तो वो क्या करेगा, सपोज दिस इज अवर अर्थ सरफेस, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, वो पर्सन क्या कर रहा है, अर्थ सरफेस से बॉल को फेंक रहा है, तो वो बॉल इस फॉर्म में जाएगा, मतलब वो बॉल क्या कर रहा है, कर्व पाथ फॉर्म कर रहा है, बट कहाँ पे, अंडर द ग्रेविटी। सो ऐसे टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, जहाँ पे वो क्या करते हैं, कर्व पाथ में क्या होते हैं, मूव्स होते हैं अंडर द ग्रेविटी। ऐसे टाइप के मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे अगर हमें डेफिनेशन लिखना है तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे, द बॉडी थ्रोन near a surface and moves in a curved path under the gravity. ऐसे टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, जहाँ पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, कर्व पाथ फॉलो करता है, कहाँ पे, अंडर द ग्रेविटी, बट कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ऐसे टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में मोशन को अगर डिफाइन करना है तो ऑलरेडी आपका ये हो चुका है रोटेशनल डायनामिक में। रोटेशनल मोशन हम किसे कहते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, रोटेट होता है, बट कहाँ से, फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है। देखो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है, जो भी हमारा सर्कुलेशन मोशन होता है, सर्कुलेशन मोशन में ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर में रोटेट होता है, बट कहाँ पे, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल के अलॉन्ग। ठीक है। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, सरकमफरेंस के अराउंड क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। वेयरएज रोटेशनल मोशन किसे कहोगे, जैसे अगर हमें एग्जांपल लेना है फैन का, तो ये रॉड होता है और ये हमारा हो गया फैन, तो ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रोटेशनल मोशन। और जो ऑब्जेक्ट सरकमफरेंस के अलोंग क्या होते होंगे, अगर रोटेट होते होंगे तो उनको क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में आपको याद रखना है सरकमफरेंस, और यहाँ पे रोटेशनल मोशन में हम क्या याद रखेंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो रोटेट किसके अराउंड हो रहा है, एक्सिस के अराउंड। जैसे कि अगर हमें एग्जांपल लेना है अर्थ का, तो अर्थ भी हमारी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। सो ऐसे टाइप के जो मोशन होते हैं उसको क्या कहा जाता है, रोटेशनल मोशन, जहाँ पे हम डिफाइन कैसे करेंगे, वेयर द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज रोटेटेड अराउंड the axis of rotation। ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीलेशन के बारे में। सो ऑक्सीलेशन हम किसे कहेंगे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। अब टू एंड फ्रो मोशन मतलब क्या, देखो सभी ने पेंडुलम को देखा होगा। पेंडुलम अगर हम कंसीडर करते, सो ये हमारा स्ट्रिंग है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बॉब कनेक्ट कर देंगे, और जो भी स्ट्रिंग का सेकेंड एंड है उसको हमने क्या रखा है, फिक्स रखा है। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस बॉब के ऊपर, तो बॉब क्या करेगा, मोशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि मोशन परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसकी चीज़, क्या ज़रूरी होता है, फोर्स ज़रूरी होता है। तो जैसे ही मैं इसको फोर्स प्रोवाइड करती हूँ तो ये जो भी हमारा बॉब है वो बॉब क्या करेगा, मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब कि वो क्या, यहाँ जाएगा फिर से यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा फिर से यहाँ आएगा। इसका मतलब वो क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, साथ ही साथ वो कहाँ पे आ रहा है, पीछे जा रहा है। सो ऐसे टाइप के जो मोशन होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आगे और पीछे अगर करता होगा तो ऐसे टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीलेशन। जो हमारा कौन सा मोशन होता है, टू एंड फ्रो, वेयर द ऑब्जेक्ट इज मूव इन टू एंड फ्रो, बट कहाँ से, फ्रॉम इट्स फिक्स पोजीशन, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक जो एंड होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, और वो
फिक्स पॉइंट से वो क्या करता है, मोशन परफॉर्म करता है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नथिंग बट द ऑक्सीलेशन। तो ऑक्सीलेशन को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे, टू एंड फ्रो मोशन विच इज नथिंग बट द ऑक्सीलेशन। इसकी डिटेल स्टडी हम आज करने वाले। सो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है टू एंड फ्रो मोशन इज नथिंग बट द ऑक्सीलेशन। जो भी हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो फिलहाल आप इतना ही याद रखो, टू एंड फ्रो मोशन इज नथिंग बट द ऑक्सीलेशन। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन दो तरीके के, नॉन रिपीटेटिव, रिपीटेटिव। अब समझ में आ रहा है रिपीटेटिव में रोटेशनल क्यों आया और ऑक्सीलेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर हम फैन का एग्जांपल लेते हैं या फिर अर्थ का एग्जांपल लेते हैं तो वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, सर्कल में रोटेट हो रहा है। इसका मतलब वो क्या हो गया हमारा, रिपीटेटिव मोशन। अगर हम ऑक्सीलेशन की भी बात करते हैं तो पेंडुलम भी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, आगे पीछे जा रहा है। सो ये भी हमारा क्या हो गया, रिपीटेटिव मोशन। अगर हम नॉन रिपीटेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे क्यों रेक्टिलिनियर और प्रोजेक्टाइल आया, क्योंकि रेक्टिलिनियर ये जो भी हमारी बाइसिकल है वो एक ही टाइम में क्या करेगी, इस रोड सरफेस से ट्रैवल करेगी, बार बार जाएगी क्या, नहीं, मतलब पर्टिकुलर टाइम में वो रोटेट जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। सो ऐसे टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। वेरएज प्रोजेक्टाइल मोशन हम किसे कहेंगे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम एक ही बार थ्रो करेंगे और वो क्या करेगा, कर्व पाथ फॉलो करेगा। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नथिंग बट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये आपके आगे जाके आपको ये काम में आ सकता है। Now we see the exact definition of oscillation. अब ऑक्सीलेशन किसे कहा जाता है, ऑक्सीलेटरी मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट द फिक्स पोजीशन। ऑक्सीलेटरी मोशन हम किसे कहेंगे, देखो फर्स्ट बात आपको ये याद रखनी है कि जो भी हमारा ऑक्सीलेटरी मोशन है ये हमारा क्या है, रिपीटेटिव मोशन है। मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक ही चीज़ वो बार बार परफॉर्म कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिपीटेटिव कहते हैं। क्लियर है। सो जो भी हमारा ऑक्सीलेशन है वो ऑक्सीलेशन हमारा क्या है, रिपीटेटिव मोशन है। ठीक है। अब इसमें क्या रिपीट हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव हो रहा है, कहाँ से, टू एंड फ्रो अबाउट द फिक्स पोजीशन। मतलब वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। अगर हम गिटार का एग्जांपल लेते हैं तो गिटार में भी अगर स्ट्रिंग को आप वाइब्रेट कर देते हो तो वहां पे भी वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से मोशन परफॉर्म करता है। सो विच इज नथिंग बट द ऑक्सीलेशन। तो जो ऑब्जेक्ट अगर आगे और पीछे अगर मोशन परफॉर्म करते होंगे, सो ऐसे टाइप के जितने भी हमारे मोशन होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीलेशन। तो ऑक्सीलेशन को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम सिंपली डिफाइन करेंगे वेयर द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। बट ये बात आपको याद रखनी है वो कहाँ से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, फ्रॉम इट्स फिक्स पोजीशन, जिसे क्या कहा जाता है, मीन पोजीशन। ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं पेंडुलम का, सो दिस इज अवर पेंडुलम। देखो यहाँ पे भी पेंडुलम का जो एक एंड है वो हमने क्या रखा है, फिक्स रखा है, और वो मोशन कहाँ से करेगा, इस फिक्स पोजीशन से। सो ये जो भी हमारी फिक्स पोजीशन होती है इसी को कहा जाता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब क्या रहेगा, जहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। मीन पोजीशन को आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हो या फिर हम उसको स्टेबल पोजीशन भी बोल सकते हैं। स्टेबल का मीनिंग मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 है तो f इज इक्वल्स टू भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में। स्टेबल कंडीशन में इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो जो भी हमारी फोर्स की वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी, कहाँ पे, मीन पोजीशन के ऊपर। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, सर्टेन फोर्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे इस बॉब के ऊपर। जैसे हम इसको फोर्स दे देते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। मतलब कि अब वो यहाँ जाएगा ए के पास और फिर से वो कहाँ पे जाएगा, बी के पास। मतलब फर्स्ट देखो कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी के पास, बी से ए के पास, फिर से ए से बी के पास, बी से ए के पास, फिर से ए से बी के पास। मतलब कंटिन्यूअसली वो खुद के मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और साथ ही साथ वो क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नथिंग बट द ऑक्सीलेटरी मोशन, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू एंड फ्रो
फॉर्म में क्या होता है, मूव्स होता है, बट कहाँ से, फ्रॉम इट्स फिक्स पोजीशन, जिसे हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन हम किसे कहेंगे, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है, और फोर्स भी हमारा क्या होता है, जीरो होता है। अब मैंने इसको फोर्स दे दिया, सो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला गया, यहाँ पे, तो ये जो भी पोजीशन होती है इसको कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। और ये वाली जो हमारी सेकेंड पोजीशन है इसको भी क्या कहा जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमारे पास दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है और एक क्या होती है, मीन पोजीशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, सो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है ए का मीनिंग होता है एम्पलीट्यूड। अब ये वर्ड भी आपके लिए नया होगा। एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है, वेयर द ऑब्जेक्ट कवर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, उसी को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था बॉडी, पेंडुलम फिर कहाँ पे चला गया, ए के पास है, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया। दिस इज अवर एंगल थीटा, ठीक है, साथ ही साथ एंगल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इतना एंगल हमने यहाँ पे एंगल को डिफाइन किया, तो एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा। अब ये जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसी को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ का एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, ए, यहाँ का एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, ए। सो टोटल एम्पलीट्यूड अगर आपको चाहिए ए टू बी तो वो कितना रहेगा, ट्वाइस ए, जिसी को क्या कहा जाता है, पाथ लेंथ कहा जाता है। मतलब टोटल पाथ जो भी है उस टोटल पाथ की जो हमारी लेंथ है वो लेंथ हमेशा कितनी होती है, ट्वाइस ए होती है। बट अगर न्यूमेरिकल में आपको सिंपली एम्पलीट्यूड बोला है तो एम्पलीट्यूड मतलब कितना रहेगा, ए रहेगा, और पाथ लेंथ अगर बोला है तो उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, ट्वाइस ए। पाथ लेंथ मतलब ये कंप्लीट लेंथ हो जाएगी, ठीक है, और एम्पलीट्यूड हमारा क्या रहेगा, दिस मैक्सिमम डिस्टेंस इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, a, यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, a। बट अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमारी क्या होती है, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस ए, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, माइनस ए। तो जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन के ऊपर कितना होता है, जीरो होता है, वेयर एज एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, प्लस माइनस ए। क्यों प्लस माइनस ए होता है, क्योंकि दो हमारे पास कितने एक्सट्रीम पोजीशन है, दो एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, a रहेगा, यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, a रहेगा। बट अगर हम एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या रहेगा, निगेटिव। सो दैट जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रहेगा, प्लस माइनस ए। फोर्स हम बाद में देखेंगे, वेलोसिटी कितनी रहेंगी, एक्सेलरेशन कितना रहेगा, उसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ क्या रखनी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू याद रखनी है। जहाँ पे मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो, फोर्स भी क्या होता है हमारा, जीरो। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, प्लस है, इस साइड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, माइनस है। सो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट रहेगा प्लस माइनस ए। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द पेंडुलम व्हाइल परफॉर्मिंग द मोशन। जब वो मोशन करता है तो हमें क्या मिलती है, दो पोजीशन मिलती है, एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन, ठीक है। ऑक्सिलेटरी मोशन हम किसे कहेंगे, वेयर द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, आगे जाना पीछे आना, बट कहाँ से, अबाउट द फिक्स पोजीशन। ऐसे टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है, ऑक्सिलेटरी मोशन। बट ऑक्सिलेटरी मोशन ये रिपीटेटिव तो मोशन है ही, साथ ही साथ जो भी हमारा ऑक्सिलेटरी मोशन है वो क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखने वाले हैं किसकी, पीरियोडिक मोशन की। अब पीरियोडिक मोशन किसे कहोगे, पीरियोडिक मोशन किसे कहेंगे, विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
पीरियोडिक मोशन किसे कहा जाता है? पीरियोडिक का मीनिंग ही क्या होता है? टाइम, मतलब विच इज रिलेटेड टू द टाइम। पीरियोडिक मोशन हम किसे कहेंगे? विच रिपीट इटसेल्फ। कौन रिपीट कर रहा है? बॉडी। मैंने यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा है, ठीक है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी है या फिर पार्टिकल है, वो अगर रिपीट होती होंगी खुद होके, इटसेल्फ का मीनिंग मतलब वो खुद होके क्या कर रही है? बार बार उसी चीज को रिपीट कर रही है। अब देखो यहाँ पे हमने एक ही टाइम फोर्स अप्लाई किया, यहाँ जाने के बाद हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। फोर्स हमने कहाँ पे अप्लाई किया? मेन पोजीशन के ऊपर। जैसे ही हमने फोर्स को मेन पोजीशन के ऊपर, मतलब यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट करेगा मेन पोजीशन के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट चला जाएगा एक्सट्रीम के पास, फिर से वो आएगा यहाँ पे, फिर से जाएगा यहाँ पे। तो हमें कंटिन्यूअसली फोर्स देना पड़ रहा है क्या? नहीं। हम कंटिन्यूअसली फोर्स दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो खुद होके क्या कर रहा है? आगे जा रहा है और पीछे आ रहा है। समझ में आ रहा है? सो जहां पे बॉडी रिपीट होती होंगी खुद होके इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और टाइम पीरियड भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब जितना टाइम ए को बी के पास आने के लिए लगा, उतना ही टाइम बी को किसके पास जाने के लिए लगेगा? ए के पास जाने के लिए लगेगा। क्लियर? फिर से ए को बी के पास आएगा, ए हमारा बी के पास जाएगा, बी हमारा ए के पास जाएगा। तो सेकंड में भी उसका जो भी टाइम है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो उसी के लिए वर्ड कौन सा आता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हमें बात करनी है क्लॉक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितना टाइम 12 बजने के लिए लग रहा है, मतलब जो भी हमारी स्पीड है, हम इसको समझ लेते हैं स्पीड के हिसाब से। देखो जितना टाइम 12 बजने के लिए लग रहा है, उतना ही टाइम किसके लिए लग रहा है? 1 बजने के लिए भी सेम टाइम लग रहा है, 2 बजने के लिए भी सेम टाइम लग रहा है, 3 बजने के लिए सेम टाइम लग रहा है। इसका मतलब स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। जहाँ पे हमारी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और टाइम पीरियड भी क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। सो ये जो भी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्लॉक हमारा कौन सा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या रहेगा? जहाँ पे स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। सो जो भी हमारा क्लॉक है वो एग्जाम्पल है किसका? यूसीएम का। सो यूसीएम इज ऑल्सो अवर पीरियोडिक मोशन। और साथ ही साथ जो भी हमारा ऑक्सीलेशन है, या ऑक्सीलेशन भी हमारा क्या है? पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि यहाँ पे भी पेंडुलम को आगे पीछे जाने के लिए क्या लग रहा है? सेम टाइम पीरियड लग रहा है। सो ऐसे टाइप के जो मोशन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पीरियोडिक मोशन, वेयर विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। सो जो भी ऑक्सीलेशन है, ऑक्सीलेशन हमारा रिपीटेटिव मोशन भी है, साथ ही साथ वो हमारा क्या है? पीरियोडिक मोशन। बट यहाँ पे आपको 2 चीज़ों को याद रखना है। फर्स्ट चीज़ ये कि जितने भी हमारे ऑक्सीलेटरी मोशन है, कितने कोई भी ले लो, वो सारे ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है? पीरियोडिक है। बट जितने पीरियोडिक मोशन है वो हमारे ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया यूसीएम का। अब देखो क्यों ऐसा, हम क्या कह सकते हैं? ऑल ऑक्सीलेटरी मोशन आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑक्सीलेटरी। इसको अगर लेना है तो हम एग्जाम्पल से समझ के लेते हैं। देखो फर्स्ट लाइन मैंने क्या बोली? जितने भी ऑक्सीलेटरी मोशन है वो सारे के सारे क्या है? पीरियोडिक है। अगर आपने गाड़ी के शॉकअप देखे होंगे तो वो भी क्या होते हैं? टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते हैं। सो वहाँ पे भी जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? सेम होता है। अगर हम झूला अगर कंसीडर करते हो तो वहाँ पे भी जो स्विम हो रहा है वहाँ पे झूला, तो वहाँ पे भी टाइम पीरियड क्या है? सेम है। अगर हम पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम में भी टाइम पीरियड क्या है? सेम है। मतलब जितने भी हमारी ऑक्सीलेटरी मोशन है वो सारे के सारे क्या है? पीरियोडिक मोशन है। और सेकेंड लाइन मैंने क्या बोली? जितने हमारे पीरियोडिक मोशन है वो हमारे क्या नहीं है? ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं है, जिसका एग्जाम्पल है यूसीएम। देखो यूसीएम क्या है? पीरियोडिक मोशन है, बट ये ऑक्सीलेशन कर रहा है क्या? नहीं। वो ऑक्सीलेशन परफॉर्म कर रहा है क्या? नहीं। वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब वो रोटेट हो रहा है सर्कल के फॉर्म में। अगर हम प्लैनेट्स भी लेते हैं, सो प्लैनेट भी हमारे ऑक्सीलेटरी मोशन रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। वो हमारे कौन से रहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपको ये बात याद रखनी है कि
all oscillatory motion are periodic but all periodic motion are not oscillatory motion. जितने के जितने oscillatory motion है वो सारे periodic होते हैं. टाइम पीरियड वहाँ पे क्या होता है, सेम होता है, बट जितने periodic motion होते हैं वो oscillatory motion नहीं होते, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. होप जितने मैंने डेफिनेशन आपको बताया है उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब हम देखते हैं और उसी को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे. अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है. ये इसकी क्या होती है, मीन पोजीशन है. अब जैसे ही हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में भी जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है. अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. साथ ही साथ फोर्स भी हमारा कितना होता है, 0 होता है. बट ये जब आगे और पीछे जा रहा है तो एक ऐसा फोर्स होता है जो कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लाने की कोशिश करेगा, मीन पोजीशन के ऊपर. वो जो भी हमारा फोर्स होता है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे चला गया तो फिर से वो रिटर्न कहाँ पे आएगा, मेन पोजीशन के ऊपर. अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला जाता है तो फिर से वो रिटर्न कहाँ पे आएगा, मेन पोजीशन के ऊपर. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लेते हो, जितने भी हमारे ऑक्सिलेटरी के मोशन के जो एग्जाम्पल्स है वो सारे एग्जाम्पल में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे आने की कोशिश करेगा, मेन पोजीशन के ऊपर. अगर हम पेंडुलम की भी बात करते हैं तो वो आगे पीछे तो मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट जैसे ही उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगी, तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो भी कम होते जाएंगे और वो कहाँ पे आ जाएगा, मेन पोजीशन के ऊपर. तो हमेशा जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे आने की कोशिश करता है, मेन पोजीशन के ऊपर आने की कोशिश करता है. और उसको मेन पोजीशन में जो फोर्स लाता है उस फोर्स को कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स. और उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, F इज इक्वल्स टू K इंटू एक्स. सो F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम यूज करते हैं माइनस साइन. अब देखो माइनस साइन हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारा फोर्स है वो फोर्स क्या है, अपोजिट है. किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ. ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ पे हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है. ऑब्जेक्ट तो जैसे ही हमने फोर्स एक्सर्ट किया ऑब्जेक्ट इधर ही जाने की कोशिश करेगा, बट वो जो भी ऑब्जेक्ट है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लाने की कोशिश करेगा, मेन पोजीशन के ऊपर. तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, बट रिस्टोरिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. दोनों एक दूसरे के साथ क्या, अपोजिट. तो इसको शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, निगेटिव साइन का यूज करते हैं. और जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है उस रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, F इज इक्वल्स टू माइनस K इंटू एक्स. ठीक है, ये जो भी हमारा K होता है इसे कहा जाता है फोर्स कांस्टेंट. रिस्टोरिंग फोर्स हम किसे कहेंगे, जहाँ पे वो जो फोर्स है वो फोर्स क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा. उसी टाइप के फोर्स को क्या कहा जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स. तो अगर आपको ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर अगर जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको कहाँ पे लाने की कोशिश करेगा, मेन पोजीशन के ऊपर. और वो जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितना होता है, F इज इक्वल्स टू माइनस K इंटू एक्स. सो दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. अब देखो यहाँ पे अगर हम F इज इक्वल्स टू माइनस K टू द पावर अगर n लिख लेते हैं, वेयर एज n इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. अगर मैं कंसिडर करती हूँ x का पावर है 3, अगर हम x का पावर 3 लेते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारा फोर्स है वो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा. मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहा, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर गया, डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा पॉजिटिव रहता है तो फोर्स हमारा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा. डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो फोर्स क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा. और अगर हम यहाँ पे पावर कंसीडर करते, कोई अनदर पावर लेते, तो अगर हमारा x ये अगर निगेटिव रहा तो फोर्स हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है. मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, और ये जो भी हमारा a है विच इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में अगर होता होगा, तो वहाँ पे जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है.
अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ये इस डायरेक्शन में अगर होता होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर होता होगा, तो फोर्स हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो वेयर x इज पॉजिटिव, f क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अगर हमारा x निगेटिव है तो f हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वेयर एज जो भी हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, उस रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, -k/x। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि सभी इक्वेशन में हम इस वैल्यू का यूज करने वाले, ठीक है। तो जितने भी हमने डेफिनेशंस थी वो सारे डेफिनेशंस हमने इस चैप्टर में लर्न किया। अब इसके बाद का जो टॉपिक है विच इज नथिंग बट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और उसी सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूज करके हम डिफरेंट इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे वेलोसिटी कितनी होती है मीन पोजीशन के ऊपर और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी कितनी होती है, वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, वो सारी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो जो भी हमारा टॉपिक है वो हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू लाइक दिस वीडियो। सो ये जितने भी नोट्स है वो आपको आपके बुक में लिखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।